This is Madhumita Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। ये है MSc सेकेंड सेम का पेपर 3 यूनिट 2। इसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसके बाद की इवेंट है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म, और यू कैन से it is post fertilization event. See the egg structure and its content. You can see the follicle cells of corona radiata, cytoplasm is here, nucleus, and the vitelline membrane, zona pellucida. These are the most important structures present in egg. Egg is very important. Like sperm, it is also a gamete. It is a female gamete. But you will see the most important function it carries out. कैसे? मैंने आपसे ये कहा कि एग के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिए। एग भी एक गेमेट, फीमेल गेमेट, परंतु ये स्पर्म से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्पर्म ने तो केवल अपना प्रोन्यूक्लियस दिया है इस एग प्रोन्यूक्लियस को, इसे डिप्लॉयड बनाने के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन बाकी की पोस्ट फर्टिलाइजेशन जितनी भी इवेंट्स है सारी की सारी एग साइटोप्लाज्म के द्वारा होती हैं, एंड दैट इज व्हाई एग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। Now you see the chemical contents present in the eggs. एग में जो केमिकल कंटेंट्स हैं उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। सारे के सारे सब्सटेंस जो एग के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं वो सब के सब एग में स्टोर्ड है। एक्चुअली जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो एग्स में है। आप देखिए, प्रोटीन्स हैं, योक है। ये योक बनता तो लिवर में है और एडिपोज टिश्यूज़ में बनता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर ये एग में चला आता है। मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम और टीआरएनए है। सो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है? जी हाँ। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होना है उस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस ही होती है, जो कि एग साइटोप्लाज्म में ही होती है, और उसके लिए सारा मशीनरी एग में मौजूद है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोटीन सिंथेसिस कमेंसेस, सम आर प्रेजेंट लोकली। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्स ऑफ एग इन फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप फर्टिलाइजेशन यदि आपको याद हो तो आपको याद होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एग किस तरह से स्पर्म को रिस्पॉन्ड करती है? इसके दो तरह से इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अर्ली रिस्पॉन्स, सेकेंड इज लेट रिस्पॉन्स। अर्ली रिस्पॉन्स में क्या होता है कि विद इन सेकेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट कॉर्टिकल रिएक्शन बिगिंस, और लेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है और फर्टिलाइजेशन होने के कुछ मिनट्स के बाद लेट रिस्पॉन्स होता है, और इसमें एक्चुअली पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। और अर्ली रिस्पॉन्स भी वही है, क्योंकि आपको याद होगा कि फर्टिलाइजेशन जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था एज सुन एज वन स्पर्म बिकम सक्सेसफुल टू मेक इट्स एंट्री इन द फर्टिलाइजेशन कोन, द पॉलीस्पर्मी इज ब्लॉक्ड। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही एग एक्टिवेशन होगा तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और वो अपना कंटेंट पेरीविटेलाइन स्पेस में छोड़ देते हैं। इट इज़ ड्राइविंग कोरियन एलिवेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ द सेल सरफेस। ऐसा क्यों होता है?
जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना मटेरियल पेरीविटेलाइन स्पेस में छोड़ते हैं तो कोरियन एलिवेट हो जाता है और सेल सरफेस की रीमॉडलिंग होती है, यानी स्ट्रक्चरल चेंज होता है। सीधा आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज होता है। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन किस तरह से एग और स्पर्म का रिएक्शन हो रहा है। पहले चित्र में आप देखिए ये स्पर्म किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट कर रहा है, कोरोना रेडिएटा से ये एक्चुअली कांटेक्ट बना रहा है। सेकंड चित्र में आप देख रहे हैं इसका एक्रोसोम सफल हो रहा है अपना कंटेंट छोड़ने में और इस तरह से कोन बन गया। तीसरे फिगर में देखिए किस तरह से एक फर्टिलाइजेशन कोन बना, तीसरे फिगर में ये कोन बनता हुआ, और चौथे फिगर में स्पर्म न्यूक्लियस या स्पर्म हेड अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। अंदर की ओर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, आप जानते हो मेल प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ। दिस फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज हैप्लॉइड। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ कि ये हैप्लॉइड कैसे बना, कब बना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन एग एक्टिवेशन। तो एक बार फिर बताऊं, ये देखिए कैसे स्पर्म आया, जुड़ गया, स्पर्म कोशिश कर रहा है इसको भेदने की, स्पर्म ने इसको भेदा। 3 नंबर में देखिए फर्टिलाइजेशन कोन, 4 नंबर में स्पर्म हेड सेल साइटोप्लाज्म एग साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश करने में सफल हो रहा है और मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ यूनाइट होकर जाइगोट बना रहा है जो कि डिप्लॉयड है। नाउ यू सी पेरीविटेलाइन स्पेस। इस पेरीविटेलाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने अपना कंटेंट रिलीज कर दिया है। इसकी वजह से आप देखिए सेल सरफेस में रीमॉडलिंग होने लगेगी। फिगर में ही मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है फर्टिलाइजेशन का कि किस तरह से कांटेक्ट होगा एग और स्पर्म का, स्पर्म उसे रिकॉग्नाइज करेगा। सो कांटेक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन एग एंड स्पर्म, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री, इसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन द एग साइटोप्लाज्म। नाउ बिगिंस द एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। वाई? डेवलपमेंट होना है। जाइगोट जब बना तो यही जाइगोट क्लीवेज करेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। इस प्रकार आप देखते हैं कि पूरा डेवलपमेंट होना है और ये डेवलपमेंट एग एक्टिवेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है लेकिन सारे केमिकल substances are present in the egg cytoplasm. Again, you can see the generalized acrosomal process in this picture. We have already discussed this in the previous figure, but you can see this thing, and this is beautiful picture for fertilization. The same figure. You can see the vitelline layer, and you can see the cortical granules, and everything is there. Perivitelline space is there, plasma membrane is there, cortical granules are released in the perivitelline space. मैंने ये कहा कि cortical granules कैसे perivitelline space में release हो गए हैं और ये egg surface को change कर रहे हैं। Rearrangement of egg cytoplasm. पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये आप निम्न प्रकार से समझ सकते हो। वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग एक्टिवेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग साइटोप्लाज्म। ये रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है? आपने देखा है कि कैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड इन द पेरीविटेलाइन स्पेस और ये सब मिलकर एग साइटोप्लाज्म को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन द मैच्योर एग, a layer of cortical cytoplasm containing yellow lipid granules surrounds
अ सेंट्रल ग्रे साइटोप्लाज्म। यही आपको साइटोप्लाज्म के अंदर एक अंतर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे पीले रंग के लाइपिड ग्रैन्यूल्स दिखेंगे साइकोटिकल साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपको सेंट्रल ग्रे साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, एंड दिस इज़ क्लियरली विजिबल आफ्टर स्पर्म एंट्री इन वेजिटल हेमिस्फीयर ऑफ दिस oocyte। अब आपको याद होगा एग में एक वेजिटल हेमिस्फीयर होता है, एक एनिमल हेमिस्फीयर होता है। तो स्पर्म जैसे वेजिटल हेमिस्फीयर से एंट्री करता है oocyte में, याद रखिएगा एंट्री पॉइंट इज वेजिटल हेमिस्फीयर। The yellow cortical cytoplasm and the clear cytoplasm derived from the breakdown of the oocyte. Nucleus starts moving vegetally towards the sperm. इस पॉइंट को आप समझिए, जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा, कहाँ से करेगा? oocyte के वेजिटल हेमिस्फीयर से, तो साइटोप्लाज्म का येलो कॉर्टिकल पार्ट और क्लियर साइटोप्लाज्म जो कि oocyte के ब्रेकडाउन होने के कारण बना है, ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। और अब एग न्यूक्लियस भी स्पर्म की तरफ वेजिटल पोल की ओर ग्रो कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? स्पर्म oocyte में एंट्री वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ से करते हैं, और बाद में जो oocyte में न्यूक्लियस है वो वेजिटल पोल की तरफ, स्पर्म की तरफ मूव करेगा। As the male pronucleus penetrates deeper into the cytoplasm and moves towards the female pronucleus, the clear and the yellow cytoplasm move with it. साइटोप्लाज्म भी साथ साथ चलता है। जैसे जैसे मेल प्रोन्यूक्लियस भीतर की ओर साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करता हुआ फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है, उसके साथ साथ क्लियर और येलो साइटोप्लाज्म दोनों मूव कर रहे हैं। जस्ट बिफोर द फर्स्ट क्लीवेज द येलो साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ क्रिसेंटिक एरिया, जो भविष्य में मीजोडर्मल क्रिसेंट बनाता है जस्ट बिलो द इक्वेटर ऑफ द एग। एग के इक्वेटर के नीचे मीजोडर्मिक क्रिसेंटिक जोन बनेगा जस्ट बिफोर द फर्स्ट क्लीवेज। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग में आप जानते हो क्लीवेज होने लगता है, तो क्लीवेज के जस्ट पहले येलो साइटोप्लाज्म एक क्रिसेंटिक एरिया बना देता है। साइमल्टेनियसली अ क्रिसेंट ऑफ लाइट ग्रे साइटोप्लाज्म नोटोकॉर्डल क्रिसेंट बनाने वाला है, appears sub-equatorially on the opposite side of the egg। अब एग के ऑपोजिट साइड में ये नोटोकॉर्डल क्रिसेंट डेवलप होगा। कैसे? क्रिसेंट ऑफ लाइट ग्रे साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस इन एग एज अ रिजल्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिस्प्लेसमेंट 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक रीजन्स आर सीन। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूजन केवल मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के बीच में हुआ है, लेकिन अब सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक्स साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही हैं। और आप ध्यान दीजिए पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एग का है। मेल न्यूक्लियस अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया है, केवल अपने साथ वो न्यूक्लियस लेकर आया है। बाकी उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्यूज़ हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, टेल बाहर छूट चुका है। सो द येलो साइटोप्लाज्म इज़ ऑन वन साइड। हम बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिस्प्लेसमेंट के कारण 4 जोन्स बन गए हैं। साइटोप्लाज्मिक रीजन्स, 4 साइटोप्लाज्मिक रीजन्स बन गए। पहला येलो साइटोप्लाज्म ऑन वन साइड, द लाइट साइटोप्लाज्म ऑन द अदर साइड। दीज 2 टुगेदर फॉर्म बेल्ट सराउंडिंग द एग जस्ट बिलो द इक्वेटर। अब और नीचे आइए, इक्वेटर पर एक बेल्ट बन गई है, एंड बिलो द जोन टुवर्ड्स द वेजिटल पोल द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अबांडेंट योग ग्रैन्यूल्स। और अब बहुत अधिक मात्रा में आपको योग ग्रैन्यूल्स दिखने लगेंगे। एग एक्टिवेशन prior to fertilization the egg is in meiotic arrest। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि हेप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस मेल का और हेप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस एग का,
यूनाइट होंगे। अब यहाँ इस बात को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि एग में मियोटिक अरेस्ट की कंडीशन रहती है। फर्टिलाइजेशन के पहले फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये मियोटिक अरेस्ट क्या है? ये मेटाफेज मियोसिस की मेटाफेज 2 स्टेट में एग डिवाइड होकर स्थित है। आगे फर्दर डिवीजन इसका नहीं हो रहा है। ये कब होगा? जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती है, एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसे कलेक्टिवली एग एक्टिवेशन कहते हैं। यानी एग एक्टिवेशन कब होगा? जब स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा और इस एग एक्टिवेशन के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आरंभ हो जाएंगी। सबसे पहले तो एग न्यूक्लियस इसमें अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और अब ये हैप्लॉइड बना है। ध्यान दीजिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटिड्स बने थे तो चारों हैप्लॉइड थे, लेकिन यहाँ जब सेकेंडरी oocyte बना है वो तब तक हैप्लॉइड नहीं होगा जब तक स्पर्म की एंट्री एग कॉर्टेक्स में नहीं होगी या एग मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही कांटेक्ट होगा तुरंत सेकेंडरी oocyte डिवीजन कंप्लीट होगा और अब वो हैप्लॉइड बनेगा। इस जैसे ही ये प्रक्रिया होगी, अब दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ देखिए किस तरह से होने लगी हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है एक साइटोप्लाज्म के अंदर, एंजाइम एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, बर्स्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस, तेज़ी से प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। सो साइटोप्लाज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी तो आपने देखा कि पहले से उपस्थित थी। अब यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाकी के स्पर्म्स की एंट्री रोक दी जाए। एक स्पर्म एक ही स्पर्म को एंट्री मिलती है, वही सक्सेसफुल होता है एग साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश करने में, वही फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ यूनाइट होता है। तो क्यों रुकता है? बाकी के स्पर्म्स की एंट्री क्यों रुक जाती है? तो ये दो तरह से होता है। अ फास्ट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होगा, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो सोडियम आयंस के द्वारा मीडिएट होगी और ये सोडियम आयंस चैनल को क्लोज कर देंगे और एग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और दूसरे में स्पर्म्स इसमें प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री इज़ क्लोज्ड। तभी तक कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर सकती है जब तक उसके लिए चैनल ओपन हो। तो ये जो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है, ये सोडियम आयंस से मीडिएट करते हैं और ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल के को रेज कर देते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लोज हो जाएगी और कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। दिस इज़ फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन इज़ ऑल्सो देयर. It occurs after the fast reaction and it is due to exocytosis of the cortical granules. आपको मालूम है एक कॉर्टेक्स में से जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पेरीविटेलाइन स्पेस में आकर स्थित हो गए हैं, उनके कारण भी अब दूसरे स्पर्म्स प्रवेश नहीं कर सकते। Now let us see the journey of fertilized egg. किस तरह से ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ, फेलोपियन ट्यूब में किस तरह से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये आप देखिए ओव्यूलेशन के बाद किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, एग फर्टिलाइज्ड एग बढ़ रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है, क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज, मॉरुला स्टेज आई, ब्लास्टोसिस्ट बना और इम्प्लांटेशन यूटेराइन वॉल में हो गया। सो this is something about egg activation. This is the post fertilization activity taking place in the egg and this is known as metabolism of egg activation or activation of egg metabolism. This is the activation of egg metabolism. So I have egg activation, release of calcium ions. You see
द एग एक्टिवेशन कैसे हो रहा है? There is a sharp rise in calcium ions in the cytoplasm, which causes higher cellular respiration and protein synthesis in the egg cytoplasm. Chemical signal from cortical granules causes hydrogen ions to go out, raising the pH. मैंने आपसे कहा कि एग एक्टिवेशन में क्या भूमिका है, आयंस की क्या भूमिका है? तो आप देखिए कैल्शियम आयंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनके कारण सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो बढ़ ही रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत तेज़ी से एग साइटोप्लाज्म में होने लगा. केमिकल सिग्नल्स कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से रिलीज़ होते हैं और हाइड्रोजन आयंस बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाता है. फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियाई अकर. एग इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड मैसेंजर आरएनए. आर्टिफिशियल एक्टिवेशन कैन बी डन by temperature shock, calcium ion injections. With these rapid changes in metabolism, now egg is activated. Post fertilization event में egg activate हो गई. किस तरह से? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है calcium ions की. So my references, I have consulted several books like Developmental Biology by Oppenheimer, Developmental Biology by Patton, Carlson, Balinky, and comparatively easier for you is the book by Dalila Verma, and I thank the sources of figures. Thank you so much. Thank you.